कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार आप कर रहे होंगे। आपका जो पेपर होने वाला है गणित का, उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके पेपर में सेम टू सेम आपके आने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना और अपने ऐप के ऊपर जो आपके टेस्ट दे रखा है उसको आप जरूर दे देना। टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। अब आपके जो वीडियो है आपको इस चैनल पर आने मिलेंगे, क्योंकि वो जो अपना मेन चैनल है श्री राम क्लासेस, उसके ऊपर जो 7 दिन तक आपकी वीडियो अपलोडिंग बंद है, क्योंकि यूट्यूब की ओर से इसके ऊपर जो स्ट्राइक आ चुकी है। इस कारण मैं आपके उस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि मैं जो भी आपकी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है अबज का कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद के पहाड़े में आती है उसको अपन अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी आपके जो अभाज्य संख्या के उदाहरण हैं। 1 से लगा के 100 तक की गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्या होती हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो हमारी 2 है, और विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका ये है कि द्विघात बहुपद की अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें आपकी जो अधिकतम आपके शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है। तो जब भी आपके शून्यकों की संख्या पूछे तो उसकी घात के आधार पर आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। मान लो इसकी घात 2 है, द्विघात इसकी घात 2 है, तो इसके शून्य भी कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? आपके 2 आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा। जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसका आपके 1 हो जाएगा। कोई रेखिक बहुपद है तो उसका आपके 1 घात होती है, तो उसकी बहुपद भी कि जो शून्य के वो भी आपके 1 ही होगा। तो रेखिक बहुपद का आपकी जो घात पूछे तो रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, और इसका जो शून्य होता है वो भी आपका कितना होता है? 1 ही होता है। अगला प्रश्न है कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर x और y का मान लिखना है, जिससे इसका उत्तर आपके 6 आ जाए, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला मान लिखते हैं 1 और 2, तो 2 × 1, x की जगह पे 1 लिखेंगे और y की जगह पे 2 लिखेंगे। 2 1 कम 2 + 2 बराबर कितना? 4 ही हो रहा है। इसका मतलब ये तो हमारा उत्तर नहीं है। ये 2 और 2 लिख के देखते हैं, तो यहाँ पर x की जगह पे 2 लिख लेते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये 2 और 2 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर आपके क्या आएगा? 2,2 आपके सी वाला उत्तर इसमें आपके सही होगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ सेटिस्फाइंग 2x + y = 6 = 2,2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ये है 4। समीकरण का आपको जो हल बताना है कि x का मान कितना आएगा। तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा? आपके -25 इधर आएंगे तो 25 + 25, और x का मान ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपके √25। जब भी अंडर रूट को हटाएंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, देख तो प्लस का 5 एक माइनस का 5 उत्तर आएगा। तो +-5 इसके उत्तर रहेगा। देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए इसने जो प्लस के 5 ही दे रखे हैं, अगर आप 5 ही उत्तर कर दे देंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इसका उत्तर क्या है? माइनस के भी 5 आएगा, क्योंकि एक द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होंगे। एक प्लस का 5 आएगा और एक माइनस का 5 आएगा। इन दोनों को यानी कि प्लस के 5 को भी 5 से गुणा करें तो 25 ही आएगा, और माइनस के 5 को भी माइनस के 5 से गुणा करते तो भी आपका 25 ही आता है। इसलिए इसका उत्तर आपके +-5 आएगा। अगला और इम्पोर्टेंट आपकी जो क्वेश्चन वो इस प्रकार से है कि एक आपकी जो समांतर श्रेणी दे रखी है, जिसका पहला पद 2 है और सारवंतर 3 है। तो इसका जो समांतर श्रेणी क्या होगी? तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें a में d को जोड़ना पड़ेगा। तो पहला पद कितना है? a बराबर था हमारा 2, और d बराबर कितना है? d बराबर हमारा 3। तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले पद में d जोड़ेंगे। पहला पद कितना है? 2 है, और d का मान कितना है? 3 है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 2 के बाद में जहाँ पर 5 आ रहा होगा वही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही उत्तर रहेगा। फिर 5 के बाद में 3 और जोड़ें तो 8 हो जाएगा। 8 के बाद में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र कौन सा है? तो समांतर श्रेणी के जो n पदों का योगफल है उसका आपको सूत्र बताना है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP। तो इसका हो जाएगा SN बराबर n/2 a + l। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी और n का मान दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपका SN वाला जो सूत्र है वो आपके ये रहेगा। ये देखो ये फॉर्मूला क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर n/2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल a नहीं आता, यहाँ पे 2a आता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है n/2 कोष्टक 2a + n - 1 ×
डी आता है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपके ए वाला ऑप्शन रहेगा। एनवें पद का फॉर्मूला क्या हो, तो एनवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, वो समरूप होते हैं। याद रखें, सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है, समरूप तो होंगे वो। एक त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, तो एक त्रिभुज उसके कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। ए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, बी और सी, इसके 3 शीर्ष होते हैं। और 3 इसके कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और 3 भुजाएं होती है, ए बी, बी सी और सी ए। तो 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 इसके शीर्ष होते हैं। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, कमेंट करके बताना। तीनों कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है, कमेंट करके बताना है। साइन स्क्वायर 45 का मान पूछा जा रहा है, तो साइन 45 का मान तो होता है 1/√2 और उसका करना आपको स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो इसका उत्तर आएगा आपके 1/2। स वाला उत्तर इसमें सही होगा। आपको tan स्क्वायर 45 का मान कमेंट करके बताना है। देखिए, एक आपको कोस स्क्वायर 45 का भी मान कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है फिर आपके ये कि यदि सेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेक थीटा बराबर लिखना है 2/√3। अब 2/√3 किसका मान होता है, तो ये जो मान होता है वो कोस 30 का, यहाँ पे सेक है, साइन नहीं है यहाँ पे, ये सेक है, यहाँ लिखेंगे सेक। तो सेक में आपके 2/√3 किसका मान होता है, तो सेक की अगर आप टेबल देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो ये उल्टा किसका होता है, कोस का होता है। ठीक है, तो ये आपके साइन 60 का और कोस 30 का मान बराबर होता है। तो ये जो मान है आपके सेक 30 का होगा, कितना होगा, सेक 30 का होगा। तो सेक 30 बराबर आपके कितना दे रखा है, ये 2/√3। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, सेक 30 लिख लेंगे। तो तुलना करने पर सेक से तो सेक है, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो अपना जो आंसर वो कितना आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 30 डिग्री। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। कि मान लो आपको दे रखा है tan थीटा बराबर 1, तो इसमें आपको थीटा का मान बताना कि थीटा का मान कितना होगा। कमेंट करके इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न आपके ये है कि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है और आपको जो उसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। देखो, ये एक मीनार है जिसकी ऊंचाई को मान लेते हैं अपन h, ठीक है, और इसकी छाया इसमें ये दे रखा है इसकी ऊंचाई जो इसकी छाया से √3 गुना है। तो पहले हम छाया को मान लेते हैं कि छाया जो है वो आपकी x मीटर है, तो इसकी जो ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, x√3 हो जाएगी, क्योंकि इसने अधिक गुना अधिक है। तो इसका आपको जो उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो ये तो हो जाएगा आपका थीटा। थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका आधार। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो थीटा का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है, x√3 है, और बटे में आधार कितना है, x है। तो तुलना करने पर ये x से x तो कट जाएगा, ये मतलब x से x का भाग चला जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारा, tan थीटा, ये बचेगा हमारा tan थीटा बराबर कितना बचेगा, ये √3 बचेगा। आप tan की सारणी को देखो, इसमें √3 किसका मान होता है, तो tan है जो थीटा में, √3 जो मान होता है वो 60 का मान होता है। तो tan 60 का मान हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा आपके 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो अपना आंसर निकाल लेना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि मान लो एक मीनार की लंबाई और एक मीनार की जो लंबाई की छाया है वो बराबर है, यानी कि मीनार की जितनी लंबाई है उतनी ही मीनार की छाया की लंबाई है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, कमेंट करके बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आपको ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था, उम्मीद करता हूँ कि आपने आंसर लिखा होगा। जो भी मैं आपकी क्वेश्चन पूछता हूँ उन क्वेश्चन के आंसर आपको ज़रूर कमेंट कर देना है, ताकि आपका जो प्रश्न परीक्षा में आ जाए। देखो, मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा और यही क्वेश्चन आपके भी आ गए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको परीक्षा में गलत नहीं होगा। गोले के आयतन का सूत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। ये गोले का आयतन है, और ये गोले का है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये आपके जो अर्धगोले का, ये क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और ये अर्धगोले का आयतन है, अर्धगोले का क्या है, ये आयतन है। याद कर लेना, 2/3 πr³ अर्धगोले का आयतन है, और 2πr² ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय है। और अर्धगोले का आपको जो संपूर्ण पृष्ठीय पूछे तो आपको 3πr² कर देना है। और गोले का जो
संपूर्ण परिस्थीय 4πr² होता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि यदि x 7 इसमें 5 7 9 और x का माध्य 9 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य का x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सिग्मा x/n इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो माध्य कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 बराबर माध्य की जगह 9 आ जाएगा और इनकी जोड़ करेंगे तो ये आएगा आपके 5 + 7 + 9 + x और बटे में कितना आएगा आपके 4 आएगा। 4 में कितना होता है 36 होता है और बराबर इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, प्लस में x आएगा। तो इधर 25 इधर 21 को इधर ले आएंगे तो 36 - 21 बराबर x बचेगा। तो x का जो फाइनल मान है वो कितना आ जाएगा आपका 15 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 15 आपके कहाँ दे रखा है, तो ब वाला उत्तर में दे रखा है, ब वाला ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, तो इसका तो फिक्स उत्तर होता है, चाहे सम अंक की पूछ ले, चाहे आपसे विषम अंक की पूछ ले, चाहे आपसे अभाज्य संख्या पूछ ले। यही क्वेश्चन आ जाए और आपके सम विषम और अभाज्य संख्या आ जाए, तीनों में कोई भी आ जाए तो इसका उत्तर हमेशा आपके 1/2 ही होता है। कोई नींद में भी आपसे पूछ ले कि चलो उठो पार्थ, ये बताओ कि हमारे जो एक पासे को एक बार फेंका जाता है कि विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी है, तो नींद में आप जो बता देंगे 1/2। सम पूछे तो भी 1/2, अभाज्य पूछे तो भी 1/2 बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो तैयार होंगे परीक्षा के लिए और इसी प्रकार से आप जो बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ये वृत्त की परिधि होती है, 2πr ये वृत्त की क्या होती है, परिधि होती है। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी। ठीक है, एक तो इसकी परिधि में फॉर्मूले में मान लिख के इसका उत्तर बताना है, एक इसके क्षेत्रफल में इसका मान लिख के इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट करके बताओ देखें किसको जो इसका जो उत्तर निकालना आता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। 3 × पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। एक 7 से एक 7 कट जाएगा तो बचेगा 3 × 22 कितना होता है 154 होता है। 154 को गुणा कर लेंगे 3 से, तो 3 चौक कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12 हासिल का 1 और 3 × 15 और 1 16 हासिल का 1 3 और 1 4, कितना उत्तर आएगा आपके 462 आएगा। क्या 462 कहीं उत्तर दे रखा है, 108 208 308 कहीं नहीं दे रखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कोई नहीं। जब आपको अपने उत्तर सही है और आपको उत्तर नहीं मिलता हो तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, कोई नहीं वाला उत्तर सही होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता पूछे या हेड आने की प्रायिकता पूछे, हेड या टेल दोनों में जो प्रायिकता किसी की भी पूछ ले तो इसका उत्तर भी कितना होता है 1/2 ही होता है। सम विषम अभाज्य अचित और पट इन सभी के उत्तर इसमें 1/2 ही होता है जब एक बार उछाला जाता है तो। ठीक है, इसको स्पेशल याद रखना है। फिर आपके अगला प्रश्न है अधिक कोण का मान कितना होता है, तो जिसका मान है जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है उसको अपन अधिक कोण कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ये ओरिजिन होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वह संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह कौन सी संख्या होती है, तो उसको अपन इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, याद कर लेना, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जिसको लिख सकते हो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, इसे tan 45 cot 45 का मान ज्ञात करना है। तो tan 45 का मान 1 होता है और cot 45 का मान भी 1 होता है। 1 × 1 बराबर 1 आंसर आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लेकिन बीच में प्लस आ जाता है ऐसे, तो tan 45 + cot 45, तो इसका उत्तर कितना आता है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो आपको इनका LCM ज्ञात करना। तो इसके लिए एक सीधा फॉर्मूला है, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको HCF लेंगे और हमें LCM ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल A × B बराबर LCM × HCF होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको अच्छे से याद कर लेना, काम आएगा ये। तो फिर इसमें क्या लिखेंगे, A का मान कितना लिखेंगे, A का मान लिखेंगे 306 और B का मान कितना लिखेंगे 657 बराबर LCM कितना है, LCM हमारा ज्ञात करना है LCM, और HCF कितना है, तो HCF हमारा 9 है। हम क्या करेंगे, इस 9 को इधर लाएंगे तो हमारा इधर भाग में आ जाएगा, तो 306 और 657 इसमें भाग देना है हमें 6 का, तो हमारा LCM आ जाएगा। तो 6 का भाग दे देते हैं, किससे दोनों में भाग चला जाएगा क्योंकि 6 और 3 9 हो रहा है और ये आपके
6 और 5 11 और 7 18 हो रहा है, तो दोनों में 6 का भाग चला जाएगा। तो इसमें भी भाग देते हैं। इसमें अगर भाग देंगे तो 6 पंजे 30 और 6 एकम 6 51 बार इसमें भाग जाएगा और ये 6 एक बार कट जाएगा। फिर हम गुणा करेंगे यहाँ पे 657 को गुणा करेंगे 51 से, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इस दोनों को गुणा करके अपना आंसर वो निकाल लेना। अपनी इच्छा अनुसार दो समरूप आकृतियाँ बनानी। तो समरूप आकृतियाँ आपको नाम आप क्या क्या लिखोगे, एक तो आप कोई भी वर्ग बना लो, एक आप कोई जो वृत्त बना लो, हमेशा ये समरूप ही होते हैं। एक आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी समरूप आकृति ही होती है। 6 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण आपके 60 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आर बराबर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60 है और बटे में कितना है 360 है, इंटू में कितना आएगा 22/7 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 6 इंटू 6 हो जाएगा। फिर इसको काट लेंगे, 36 के पार से 360, ये 6 बार कटेगा, 1 6 से 1 6 कट जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 36 और यहाँ पे जो 22 और 6 इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 छंग 132। तो 132 में भाग देंगे 7 का और ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है, इनका आपको मान ज्ञात करके लिखना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का जो मान होता है वो ये होता है आपके √3/2 इंटू कोस 30 का मान भी वही होता है जो साइन 60 का होता है। तो कितना हो जाएगा, ये भी आपके √3/2 ही होगा, बीच में प्लस। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, इंटू कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान वही होता है जो साइन 30 का होता है। तो ये भी आपके 1/2 ही लिखेंगे। इनको यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके 3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 4, प्लस 1 को 1 से गुणा करें तो 1, 2 को 2 से किया तो 4। इसका लेंगे हम एलसीएम, ऊपर आएगा आपके 3 + 1, तो जोड़ करेंगे तो 4/4, 4 में 4 का भाग जाएगा एक बार। तो इसका जो उत्तर कितना आ जाएगा आपके एक आंसर आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि ये चेक करना कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसका पहला पद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा पद 2 हो जाएगा, तीसरा पद 9 हो जाएगा। तो प्रथम पद तो हमारा 1 हो जाएगा। डी का मान ज्ञात करना, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे A2 - A1 करेंगे, यानी कि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। फिर हम D2 ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा A3 - A2 होगा। A3 का मान कितना है 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इसमें D का मान अलग है और इसमें D का मान अलग है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। तो सार अंतर भी ज्ञात नहीं करना है। ये एक बारंबारता बंटन दे रखा है, इसमें आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, इसमें बहुलक वर्ग वो होता है जिसमें बारंबारता जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके संगत वर्ग जो होता है वो उसको अपन बहुलक वर्ग कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या 44 है तो उसके ऊपर जो वर्ग है वो हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, इसमें बहुलक वर्ग बराबर लिखेंगे हम इसमें 30 से 40। एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग 30 से 40 है, अतः बहुलक वर्ग बराबर 30 से 40 हो जाएगा। इसमें ये जो 30 होता है इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको निम्न सीमा कहते हैं, इस 40 को उच्च सीमा कहा जाता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है इसको वर्ग अंतराल या ऊंचाई कहते हैं इसको। और मध्यमान ज्ञात करना हो या वर्ग चिन्ह ज्ञात करना हो, मध्यमान एक इसको मध्यमान भी कहते हैं, इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। तो मध्यमान के दो या वर्ग चिन्ह के दो, मिड पॉइंट जो ज्ञात करना हो तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बटे में आपके 2 आता है। तो 30 + 40 ये क्या हो जाएगा 30 + 40 और बटे में आएगा आपका 2, 70/2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो मध्यमान ऐसे आ जाए तो आपको मध्य बिंदु ऐसे आपको ज्ञात करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि किसी कारण 12 खराब पेन है जो 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, तो आपको यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन अच्छा और कौन सा पेन खराब है। एक पेन निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 12 खराब पेन है और 132 अच्छे हैं, तो कुल कितने पेन हो जाएंगे, तो कुल जो पेन हो जाएंगे वो आपके 144 हो जाएगा। 132 + 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करें तो अच्छे पेन कितने 132 है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 132 बटे कुल परिणाम 144। 12 के 12 से काटेंगे 11/12 बार ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आपकी 11/12 बार आएगा। खराब पेन की अगर आपको प्रायिकता पूछते तो उत्तर कितना आता कमेंट करके बताओ। देखिए अगला सवाल है फिर आपके कि इनके जो मध्य बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 और बट्टे में आता है 2, y1 + y2 और बट्टे में आता है 2,
ये तो हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 और y2। ठीक है, ये हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, इसमें मान लिखना है। x1 का मान कितना लिखेंगे, तो x1 का मान 2 लिखेंगे। x2 कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। y1 कितना है, 7 है, और y2 कितना है, 5 है, और बटे में आएगा आपके 2। 8 और 2 10 बटे 2, और 7 और 5 12 बटे 2। 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, और 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा आपके 5 और 6 आएगा। इससे द्विघात समीकरण का आपको मूल ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए आपको मध्य बिंदु को तोड़ के इसको ज्ञात किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 3x माइनस में 10 बराबर 0। अब 10 के टुकड़े करने, जिनको जोड़ा है घटाएं तो 3 आ जाए, तो 5 दूनी 10, 5 में से 3 को घटा लेंगे, 2 को घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसमें हम लिख लेंगे ये x²। अब माइनस का चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 में से 5 को घटा लेंगे, तो 2x माइनस 5x, ये माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस में 10 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे, x कॉमन आएगा, x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर भी आपके 2 ही, इसमें 5 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x प्लस 2 बचेंगे। यहाँ माइनस का बाहर निकाला क्योंकि हमें प्लस का चाहिए था, तो बराबर 0 लिखेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x प्लस 2 और x माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान माइनस का 2 आएगा, और x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान हमारा प्लस का 5 आएगा। तो ये हमारा इसके मूल है जो प्राप्त होंगे। ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसके 2 ही मूल प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न आपका ये है कि एक 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके एक बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो बादशाह कितने होते हैं 52 में, 4 बादशाह होते हैं, और टोटल पत्ते 52 होते हैं, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1/13 आएगा। कट गए ये 4 के बारे से 13 बार। बेगम कितनी होती है, तो बेगम भी 4 ही होती हैं, तो 4/52 1/13 आएगा। गुलाम कितने होते हैं, तो गुलाम भी 4 ही होते हैं, तो 4/52 इसका मतलब 1/13। सभी के उत्तर आपके 1/13 ही है। अच्छा, इस प्रश्न में आपके जो काले रंग का इक्का होने की प्रायिकता बताओ। देखिए, काले रंग का इक्का होने की प्रायिकता आपको कमेंट करके बतानी है। ठीक है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते के काले रंग का इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी, कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है कि किसी शंकु की तिर्यक लंबाई 5 सेमी है, ऊंचाई 4 सेमी है, इसका व्यास ज्ञात करना है। एक आपकी शंकु बना रखा है ये, ठीक है, इस प्रकार से शंकु है। इसमें इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी कितनी दे रखी है, वो 4 दे रखी है। ठीक है, 4 दे रखी है, और इसकी तिर्यक लंबाई वो 5 दे रखी है। आपको इसका व्यास ज्ञात करना है कितना होगा, तो ये पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, L² बराबर R² प्लस H²। R का मान ज्ञात करना है, तो L का मान लिख लो 5 का स्क्वायर बराबर R² प्लस H का मान 4 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 बराबर ये R का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो प्लस के 16 इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 बराबर में R का स्क्वायर। तो R² बराबर कितना बचेगा, 16 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा। तो R बराबर कितना हो जाएगा आपके √9 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब रूट हटाते तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दूरी है, त्रिज्या जो लंबाई है इसको माइनस में नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम प्लस की संख्या लेते हैं। हमें ज्ञात करना है इसका व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा, 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा। तो 2 इंटू त्रिज्या का मान कितना आया, 3 आया, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो व्यास कितना आएगा इसमें, 6 हो जाएगा। व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला कि ये कोसेक 45, सेक 30 और साइन 90 और कोस 30 का आपको मान ज्ञात करना है। कोसेक 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का उल्टा, तो अंडर√2 हो जाएगा इसका। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा स्क्वायर, इंटू सेक 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कोस 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, इंटू 1 का स्क्वायर 1, इंटू 1 का स्क्वायर 1 और बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, तो उत्तर इसका कितना आएगा आपके 2/3 आएगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए फाइनल उत्तर आपका 2/3 आएगा। फिर एक बार ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते। इस सवाल में आपको बहुलक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बारंबारता वाला हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, ये 58 से 61 वाला हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसमें बहुलक वर्ग को क्या लिखेंगे, इसमें जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा
58 से 61 हो जाएगा। तो फिर 58 से 61 हमारा बहुलक वर्ग है, तो फिर हम मान लिखेंगे इसमें L का। तो L का मान कितना आएगा इसमें आपके 58 आएगा। फिर मान आएगा F1 का। तो F1 जो होता है वो सबसे बड़ी बारंबारता होती है, इसको अपन 25 या सबसे बड़ी संख्या वो हमारा F1 हो जाएगा। F0 क्या होती है, इस F1 से पहले वाला F0 होता है, तो ये आपका 20 हो जाएगा। फिर आएगा आपके F2 क्या होता है, F1 के बाद वाला जो कितना होगा 10 होगा। एक आएगा आपके H का मान इनका अंतर, 61 में से 58 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो ये हमारा मान आ गया। अब इसमें आपको जो बहुलक का सूत्र लिखना है, तो बहुलक Z बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में आएगा आपका 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2 और इंटू में आता है आपका H। मान लिखेंगे इसमें L का मान कितना है, तो L का मान आपके 58 है, तो 58 प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है आपका 25 माइनस F0 20 और बटे में आएगा आपका 2 इंटू 25 माइनस में 20 और माइनस में 10 और इंटू में 3 आएगा। फिर आपको आगे हल करना है इसमें, तो यहाँ पर आएगा आपके 58 प्लस 25 में से 20 जाएगा तो 5 बचेगा, इंटू में ये इधर 3 आ जाएंगे और बटे में क्या आएगा 25 दूनी 50 माइनस 20 और 10 दोनों को जोड़ करें तो हमेशा ही माइनस के 30 आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपके 58 प्लस 5 से कितना हो जाएगा ये 15 और बटे में ये आएगा आपके 20। तो 15 और 20 को काट देंगे तो 3/4 इसका उत्तर आएगा। तो 58 प्लस 3/4 बचेगा। 3/4 का मतलब कितना होता है 0.75 होता है। 3 में 4 का भाग देके देखना, इसका जो उत्तर है आपके 0.75 आएगा। तो 58 प्लस 0.75 इन दोनों की जोड़ करेंगे तो 58.75 इसका जो फाइनल उत्तर है वो बचेगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपको निकालना। तो उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके गलत नहीं होगा और आप जो अच्छा स्कोर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ऐप इसको डाउनलोड कर लेना और अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके और भी जो आपके टेस्ट वगैरह आने वाले हैं तो इनसे संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं बच्चों आपको आगे वाले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दो, क्योंकि अब आपके जो ये जो यूट्यूब है आपके जो वीडियो का जो लिंक है यानी कि जो नोटिफिकेशन वाक्य नहीं भेज रहा है, तो अब आपको शेयर करके जो अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको बताना है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।